जय हिंद जय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और जो भी हमारे द्वारा क्लास ली जा रही है वो आपको समझ में आ रही होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझ में आए। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने फाइनेंशियल अकाउंट की सेकंड क्लास लास्ट टाइम कराई थी, आज हमारी तीसरी क्लास है फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में ही। तो लास्ट टाइम हमने आपको क्रेडिटर एंड डेबिटर तक आपको कराया था। क्रेडिटर कौन है, डेबिटर क्या है। तो ये जो चीजें हैं कुछ जो है आपके फाइनेंशियल अकाउंट में आने वाले कुछ बिंदु हैं जो जिन पे हम बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में। आज हम बात करेंगे, कल हमने डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, इन सब के बारे में हमने बात की थी। ठीक है ना। तो क्रेडिटर और डेबिटर के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कैपिटल के बारे में। हम बात करेंगे सबसे पहले जो है कैपिटल के बारे में। ठीक है ना। ये आपका कैपिटल, ठीक है। तो देखो, कैपिटल को हम बोलते हैं हिंदी में पूंजी। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं हम पूंजी। ठीक है ना। व्यापार का स्वामी, व्यापार का स्वामी यानी ओनर, यानी ओनर, जो व्यापार का स्वामी जो है यानी ओनर। ठीक है ना। जो रुपया या माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है, व्यापार में लगाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। जो व्यापार का स्वामी होता है, जो व्यापार का ओनर, ठीक है, वो रह गया। जो व्यापार का ओनर होता है, व्यापारी होता है, जो व्यापार में जो रुपया, जो माल, गुड्स और जो संपत्ति असेट्स व्यापार में जो लगाता है, वो क्या कहलाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। वो सभी हमारे कैपिटल होते हैं। व्यापार के व्यापारी, व्यापार के स्वामी के द्वारा लगाया गया कोई धन या गुड्स या असेट्स, वो सभी क्या कहलाते हैं, कैपिटल कहलाते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपका ओनर, ओनर। उसके बाद हमारा जो है ओनर, वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। ठीक है ना। वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं और व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार की जोखिम उठाते हैं, व्यापार की जोखिम सहन करते हैं, निजी खर्च के लिए समय समय पर जो पैसा निकालते हैं। देखो यहाँ पे, वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार की जोखिम सहन करते हैं तथा लाभ हानि के अधिकारी होते हैं, तथा लाभ हानि के अधिकारी होते हैं, व्यापार के स्वामी कहलाते हैं। वह व्यक्ति व्यापार के स्वामी कहलाते हैं, व्यापार के ओनर कहलाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बात हम करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग, आहरण, ड्राइंग को सॉरी, थोड़ा तबीयत हल्का चल रहा है। ड्राइंग, ड्राइंग को हम हिंदी में बोलते हैं आहरण। व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्चे के लिए, जो व्यापार का स्वामी है, जो अपने निजी खर्चे के लिए व्यापार से जो भी पैसा या कोई गुड्स निकालता है, वो आहरण कहलाता है। वो आहरण कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है। देखो, व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार से जो रुपया या माल निकालता है, वह उसका आहरण कहलाता है। वह उसका क्या कहलाता है, आहरण कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है। ठीक है ना। वह उसका ड्राइंग्स कहलाता है। अब ऑनर के बाद आता है असेट्स। क्या आता है, असेट्स। ठीक है ना।
क्या था, असेट्स जो है हमारा। असेट्स का क्या है, असेट्स को हिंदी बोलते हैं संपत्ति। असेट्स को हम क्या बोलते हैं, संपत्ति। ठीक है, सॉरी। व्यापार की ऐसी समस्त वस्तुएं जो व्यापार का संचालन करने में सहायक होती हैं। व्यापार की ऐसी सभी वस्तुएं जो व्यापार को संचालन करने में सहायक होती हैं, वो व्यापार की असेट्स कहलाती हैं। वो सभी व्यापार की असेट्स कहलाती हैं। तो व्यापार की ऐसी समस्त वस्तुएं जो व्यापार या व्यापार के संचालन में सहायक होती हैं और जिन पर व्यवसायी का स्वामित्व होता है, और जिन पर व्यवसायी का स्वामित्व होता है, असेट्स कहलाती है, संपत्ति कहलाती है। असेट्स हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है फिक्स असेट्स और एक होती है करंट असेट्स। एक होती है हमारी फिक्स असेट्स और एक होती है हमारी करंट असेट्स। ठीक है ना, असेट समझ में आया। व्यापार की ऐसी समस्त वस्तुएं जो व्यापार को चलाने में सहायक होती हैं, वो सभी हमारी असेट्स कहलाती है। जैसे मेरे को व्यापार चलाने में, जैसे हमने अपनी फर्म के अंदर कोई फैन लगाया, तो वो हमारी असेट्स कहलाएगी। फर्म को संचालन करने के लिए कोई हमने फर्नीचर खरीदा, वो फर्नीचर जो हमारे संचालन करने के लिए खरीदा, वो असेट्स कहलाएगा। हमने अपने व्यापार के हिसाब किताब को रखने के लिए कोई कंप्यूटर परचेज किया, तो वो हमारे फर्म के लिए जो कंप्यूटर, क्या हमारी फर्म का असेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असेट्स कहलाएगा। ठीक है ना। और असेट्स हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है फिक्स असेट्स और एक होती है हमारी करंट असेट्स। फिक्स असेट्स क्या है हमारी, ये हमारी फिक्स असेट्स। ठीक है ना। फिक्स असेट्स की बात करते हैं, जो फिक्स असेट्स होती है स्थायी संपत्ति। इनसे आशय उन संपत्तियों से जो व्यवसाय में दीर्घ काल तक रखी जाने वाली होती हैं। फिक्स असेट्स कौन सी होती है, जो व्यापार में, जो व्यवसाय में दीर्घकालीन तक रखी जाती है, लंबे समय तक रखी जाती होती है, रखी जाने वाली होती है, यानी जिनका लाभ व्यापार में वर्षों तक मिलता रहता है, यानी जिनका लाभ व्यापार में वर्षों तक मिलता रहता है, और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होती, और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होती हैं, जैसे कि जमीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, कोई वाहन, व्हीकल आदि। ये सारी चीजें हमारी क्या है, फिक्स असेट्स के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, फिक्स असेट्स के अंतर्गत। ऐसी सभी वस्तुएं जिनका, जो व्यवसाय में लंबे समय तक, दीर्घ काल तक रखी जाने वाली होती हैं और जिनको व्यवसाय को कई वर्षों तक लाभ मिलता रहता है, वो सारी वस्तुएं हमारी फिक्स असेट्स कहलाती हैं। जैसे ही आपकी जमीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है और मशीन है। दूसरा होता है आपका करंट असेट्स। क्या होता है, करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या होता है, इनसे आशय उन संपत्तियों से है जो आमतौर पर एक वर्ष से कम समय में उपयोग की जाती हैं। करंट असेट्स कौन सी होती हैं, जो आमतौर पर एक वर्ष या एक वर्ष से कम समय में उपयोग में ली जाती हैं, उपयोग में ली जाती हैं, वो सारी हमारी करंट असेट्स कहलाती है। क्या कहलाती है, करंट असेट्स कहलाती है। ठीक है ना। जैसे कि आपका कैश, नकदी, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन, ये सभी हमारी करंट असेट्स होती है। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को हिंदी में बोलते हैं दायित्व। लाइबिलिटीज क्या होता है, दायित्व। दायित्व क्या होता है, हिंदी में लाइबिलिटीज का हिंदी अर्थ होता है दायित्व, देनदारी, कर्ज। इसका सरल शब्दों में मतलब वह पैसा या जिम्मेदारी है, ये वह पैसा या जिम्मेदारी है जो आपको किसी दूसरे व्यक्ति, बैंक या कंपनी को चुकानी होती है। लायबिलिटीज क्या है, वह पैसा जो आपको किसी दूसरे व्यक्ति, बैंक को आपको चुकानी होती है, वो सभी हमारी लायबिलिटीज कहलाती है। लायबिलिटीज भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक हमारी फिक्स लायबिलिटीज होती है, दूसरी हमारी करंट लायबिलिटीज होती है। ठीक है ना। लायबिलिटीज मुख्य अर्थ के अर्थ और
देनदारी, डेप्टर पेबल, यहां से कुछ अर्थ जो होते हैं वो हमारा एक है आपका देनदारी, डेप्टर्स पेबल जो किसी को वापस किए जाने वाला पैसा, डेप्टर्स को किसी को वापस किए जाने वाला पैसा। एक आपका होता है दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन जो है, जो दायित्व क्या है, किसी काम या नुकसान के लिए जिम्मेदार होना, किसी काम या नुकसान के लिए जिम्मेदार होना। एक लोन, बैंक या अन्य जगह से लिया गया ऋण, बैंक या किसी अन्य जगह से लिया गया ऋण लोन कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद व्यापार और जीवन में उदाहरण क्या है उसका, जो हमारी लायबिलिटीज है। देखो बैंक लोन, बैंक से लिया गया कर्ज जो वापस करना है। लायबिलिटीज का मतलब क्या है, कोई भी हमने जैसे बैंक से लोन लिया, बैंक से लिया गया कर्ज जो वापस करना है। क्रेडिट कार्ड बिल, खर्च किया गया पैसा जो चुकाना बाकी है, वो हमारी लायबिलिटीज है। हमने पहले खर्चा कर लिया, अब हमें वो चुकाना है, ठीक है ना। उसका व्यवसाय का बकाया, बिजनेस ड्यू, सामान देने वाले सप्लायर को चुकाने वाला पैसा, सामान देने वाले सप्लायर का चुकाने वाला पैसा। हमने सामने वाले किसी व्यक्ति से सामान परचेज किया, हमने क्रेडिट पे सामान लिया, उधारी पे हमने कोई सामान लिया, अब हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी फर्म की जिम्मेदारी है कि उसका पैसा वापस करना है, उसको उसका पैसा देना है, जो हमने उसके सामान लिया है उसका पैसा हमें उसको चुकाना होता है, वो हमारी फर्म की लायबिलिटीज कहलाती है। क्या कहलाती है? लायबिलिटीज, दायित्व जो है, ठीक है ना। उसके बाद अब मैंने बताया था लायबिलिटीज हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी फिक्स लायबिलिटीज और एक होती है हमारी करंट लायबिलिटीज। तो हम बात करते हैं फिक्स लायबिलिटीज की, स्थायी, ठीक है ना। फिक्स लायबिलिटीज की बात करते हैं, यहां से हम फिक्स लायबिलिटीज क्या है, फिक्स लायबिलिटीज को हिंदी में निश्चित देयता या स्थिर देनदारियां कहते हैं। फिक्स लायबिलिटीज को हिंदी में निश्चित देयता या स्थिर देनदारियां कहते हैं। ये वे दीर्घकालिक वित्तीय दायित्व हैं जो, ये वे दीर्घकालीन लंबे समय वाली आपकी वित्तीय दायित्व है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज है, जिसका भुगतान किसी कंपनी या व्यक्ति को एक वर्ष या एक परिचालन चक्र या एक परिचालन चक्र से अधिक समय के बाद करना होता है। फिक्स लायबिलिटीज कौन सी है हमारी? ये दीर्घकालीन लायबिलिटीज हैं, लंबे समय वाले, जिनका भुगतान किसी कंपनी या व्यक्ति को एक वर्ष या एक परिचालन चक्र से समय के बाद, चक्र से अधिक समय के बाद, एक वर्ष के अधिक समय के बाद करना होता है। इन्हें गैर चालू देयता, नॉन करंट लायबिलिटीज भी कहा जाता है, इनको नॉन करंट लायबिलिटीज भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी मुख्य जो विशेषता है, ठीक है ना, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, यहां से लंबी अवधि, भुगतान का समय एक वर्ष से अधिक होता है। निश्चित राशि, भुगतान की जाने वाली कुल राशि और समय की जानकारी पहले से होती है, इसकी हमें पहले से इसकी निश्चित राशि और समय की जानकारी पहले से होती है कि हमें इसको इतने समय में पे करना, ठीक है ना। इनका उपयोग कारखाने या भारी मशीनरी जैसी बड़ी संपत्तियां खरीदने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर या बॉन्डेड जारी करना, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, बंधक ऋण, मोर्टगेज जो बंधक ऋण है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा करंट लायबिलिटीज। क्या आता है हमारा? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को हिंदी में चालू देनदारियां या वर्तमान देयताएं कहा जाता है। चालू देनदारी है या वर्तमान देयताएं कहा जाता है, देने वाला, ठीक है, वर्तमान देने वाला। ये किसी व्यवसाय या व्यक्ति के अल्पकालिक वित्तीय दायित्व कर्ज होते हैं
जिनका भुगतान 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष से कम समय में या सामान्य संचालन ऑपरेटिंग सर्किल के अंदर किया जाना अनिवार्य होता है। समय सीमा इनका भुगतान 12 महीने या 1 साल से कम समय होता है। चुगतान का साधन इन्हें चुकाने के लिए आमतौर पर चालू करंट असेट्स जैसे कैश या बैंक बैलेंस का उपयोग किया जाता है। अकाउंट्स पेबल, लेनदार जो पैसे सामान या सेवाओं, जो पैसे सामान या सेवाओं के सप्लायर को थोड़े समय के देने होते हैं, थोड़े समय में देने होते हैं, ठीक है ना। सॉरी, शॉर्ट टर्म लोन, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालिक ऋण, बैंक या अन्य जगह से 1 साल से कम समय के लिए लिया गया कर्ज, बैंक या किसी अदर जगह से 1 साल से कम समय के लिए लिया गया लोन करंट असेट्स कहलाता है, ठीक है ना। यहां से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे कर्मचारियों का देय वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरी को चुकाए जाने वाला किराया। करंट लायबिलिटीज में क्या है कि हमारे आउटस्टैंडिंग, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, किसी को पैसा देना है, उसका प्रोविजन तो कर लिया गया है कि उसका ये काम करना है, लेकिन वो किया नहीं गया। हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी तय तो कर लिया, हमें सैलरी देनी है, कर्मचारी को सैलरी देनी है, लेकिन वो सैलरी दी नहीं गई, वो सैलरी दी नहीं गई, तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं, वो आपका करंट लायबिलिटीज कहलाती है। वो किसके अंतर्गत आती है, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत, ठीक है। इनकम टैक्स पेबल, सरकार को भुगतान किए जाने वाला वह टैक्स जो 1 साल के भीतर भरना है, ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज है। 1 वर्ष से कम समय में, 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय में चुकाने वाला खर्चा, जो भी हमारा वो करंट लायबिलिटीज होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सॉरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बकाया या अदत्य व्यय, इसको हिंदी में बकाया या अदत्य व्यय कहते हैं। ये वे खर्चे हैं जो चालू लेखा अवधि, करंट अकाउंटिंग पीरियड में हो चुके हैं, जो करंट अकाउंटिंग पीरियड में, जो करंट अकाउंट पीरियड में हो चुके हैं, लेकिन जिनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया लेकिन जिनका अभी भुगतान नहीं किया गया, जैसे मैं अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में बता रहा था, इन्हें व्यवसाय की देनदारियां, लायबिलिटीज माना जाता है। चालू वर्ष का वह काम या सेवा जिसका पैसा देना बाकी है। मुख्य विशेषता इसकी आउटस्टैंडिंग की जो है लेखांकन अकाउंटिंग में, इसे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस में संबंधित खर्चों में जोड़ा जाता है और बैलेंस शीट की देनदारी पक्ष में दिखाया जाता है आउटस्टैंडिंग को जो है, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है उसको, या उपार्जन अवधारणा मतलब एक्यूरल कंसेप्ट का पालन करता है, जिसके तहत खर्च को उसी वर्ष दर्ज किया जाता है जब वह होता है, उसी वर्ष में जब होता है तभी उसको दर्ज किया जाता है, भले ही उसका भुगतान ना हुआ हो, भले ही उसका किसी को पेमेंट नहीं दिया गया है, कोई काम नहीं, लेकिन उसका जो लेखा जोखा होगा उसी टाइम पर उसको चढ़ाया जाएगा, उसी टाइम पर वो लिखा जाए, ठीक है ना। सामान्य जैसे बकाया वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कर्मचारियों के काम कर लिया है लेकिन महीने के अंत तक उन्हें वेतन नहीं मिला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग रेंट, कार्यालय का इस महीने का किराया देना अभी बाकी है, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी बिल, बिजली का उपयोग हो चुका है पर बिल भुगतान नहीं किया, ठीक है ना। ये सभी हमारे क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्यहास्य या अवमूल्यन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूल्यहास्य, मूल्य
हास्य अवमूल्यन, इसका सीधा सा मतलब है समय बीतने, लगातार इस्तेमाल करने, टूट फूट या पुरानी तकनीकी होने के कारण किसी संपत्ति जैसे कि मशीन, गाड़ी, इमारत के मूल्य की कीमत में धीरे धीरे कमी आना, वो क्या कहलाता है? हमारा डेप्रिसिएशन। किन्हीं कारणों से अपनी फर्म की मेन रकम में कमी आती, जो आए, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है ना? व्यापार में उपयोग होने वाली वस्तुओं की कीमत हर साल घटाई जाती है ताकि बैलेंस शीट में उसकी सही और वास्तविक कीमत पता चल सके। आज आप नई बाइक लेके आए, आज आप उसको 60,000 रुपए की लेके आए, आप उसको 2 महीने बाद बेचेंगे तो वो 60,000 की नहीं बिकेगी, वो आपकी 40,000 रुपए की बिकी, या 50,000 रुपए की बिकी, 30,000 रुपए की बिकी। जो आपकी उस समय पर जो मेन रकम में कमी हुई, जो गिरावट हुई, वो आपका क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन। वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाता। ठीक है ना? वियर एंड टियर, टूट फूट, लगातार इस्तेमाल से मशीनों के घिसने पर उनके दाम कम हो जाते हैं। यदि आप 1 लाख में कोई गाड़ी या मशीन खरीदते हैं तो 1 साल उपयोग के बाद उसकी कीमत जैसे 90,000 हो जाती है, तो यह जो 10,000 की जो कमी हुई है उस गाड़ी के, उसमें, उसको हम डेप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं, मूल्यहास्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? मूल्यहास्य, डेप्रिसिएशन अकाउंट को। ठीक है ना? अब बात करते हैं अकाउंट की। अब बात करते हैं हम अकाउंट की। ठीक है, देखो अकाउंट को जो है, अकाउंट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अकाउंट को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। एक हमारा पर्सनल अकाउंट और एक हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को 2 भागों में। पर्सनल अकाउंट को हमारे को 3 भागों में बांटा गया है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और अपने इम्पर्सनल अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। और रियल अकाउंट को भी 2 अकाउंट्स में बांटा गया, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अकाउंट को हमारे को 2 भागों में बांटा गया है, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को 2 अकाउंट्स में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और रियल अकाउंट को 2 अकाउंट में डिवाइड किया गया है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है ना? उसके बाद बात करते हैं अकाउंट की। किसी वस्तु व्यक्ति विशेष से संबंधित खाता लेन देन को, किसी वस्तु व्यक्ति विशेष से संबंधित खाता लेन देन को एक स्थान पर छापना, एक स्थान पर छापना खाता कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? अकाउंट कहलाता है। किसी वस्तु व्यक्ति विशेष से संबंधित खाता लेन देन को एक स्थान पर छापना, एक स्थान पर लिखना, अकाउंट कहलाता है। ठीक है? अकाउंट को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट को कितने भागों में बांटा गया है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट 3 भागों में, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पहला है आपका पर्सनल अकाउंट। पहला हम लेके चलते हैं पर्सनल अकाउंट। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी या निगम से संबंधित ट्रांजैक्शन के लिए खोले जाते हैं। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी या निगम से संबंधित ट्रांजैक्शन के लिए खोले जाते हैं, वे खाते हमारे पर्सनल खाते कहलाते हैं, पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है ना? पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल।
तो पहला होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेचुरल पर सभी व्यक्तियों के नाम से संबंधित खाते, सभी व्यक्तियों के नाम से संबंधित खाते, जैसे राम, मोहन, राम का खाता, मोहन का खाता, व्यापार के स्वामी का खाता, व्यापार के स्वामी का पूंजी खाता, इत्यादि खाते इसी श्रेणी में आएंगे। कौन से में? नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ये सारे खाते हमारे आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इस खाते के अंतर्गत व्यवसाय से जुड़ी हुई, इस खाते के अंतर्गत व्यवसाय से जुड़ी हुई निगम और संस्थाओं से संबंधित खाते आते हैं। निगम और संस्थाओं से संबंधित खाते आते हैं, जैसे बीमा कंपनी, व्यापारिक संस्था, सभी लेनदार और देनदार इत्यादि, ठीक है। तीसरा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट का ही एक प्रकार है, ये पर्सनल अकाउंट का ही एक प्रकार है। जब कोई आय या व्यय, जब कोई आय या व्यय किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से संबंधित होता है, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्तियों के समूह से संबंधित होता है, लेकिन वह किसी एक व्यक्ति के नाम पर ना खुलकर, लेकिन वो किसी एक व्यक्ति के नाम पर ना खुलकर एक समूह या बकाया, एक समूह या बकाया अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है, तो उसे प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहते हैं, ठीक है ना। यह सीधे किसी एक इंसान का खाता नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के समूह कुल बकाए का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उपयोग अकाउंटिंग में यह दिखाने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति को कितना पैसा देना बाकी है या किससे लेना बाकी है। किसी व्यक्ति को कितना पैसा देना बाकी है या किसी व्यक्ति से कितना पैसा लेना बाकी है, किसको कितना देना बाकी। बकाया वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, यह उन सभी कर्मचारियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें वेतन देना भी बाकी है, जिन्हें अभी वेतन देना बाकी है। प्रीपेड रेंट अकाउंट, यह मकान मालिक को समय से पहले दिए गए किराए की राशि को दर्शाता है। उपार्जित ब्याज खाता, एक्यूरेट इंटरेस्टेड अकाउंट, यह वह ब्याज है जो कमा लिया गया है लेकिन अभी मिला नहीं है, जो ब्याज हमने कमा लिया है लेकिन अभी मिला नहीं है। हमने किसी को ब्याज पे पैसे दे दिए, हमने 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन ब्याज का पैसा भी आया नहीं। हमने कमा तो लिया, ये हमें पता है हमारा ब्याज का पैसा आएगा, लेकिन अभी आया नहीं है, वो इस खाते का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब सेकंड आता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। ये तो हमारा पर्सनल अकाउंट था, अब आता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। क्या आता है हमारा? इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी या निगम के नाम पर नहीं बल्कि व्यवसाय से संबंधित होने हैं, जबकि ये इम्पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति, किसी संस्था या निगम के नाम पर नहीं बल्कि व्यवसाय से संबंधित होते हैं। इन्हें 2 श्रेणी में बांटा गया, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। एक रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। पहला होता है रियल अकाउंट, संपत्ति या अधिकारों से संबंधित खातों को, संपत्ति या अधिकारों से संबंधित खातों को वास्तविक खाता कहते हैं, रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर आदि, इन्हें भी 2 श्रेणी में बांटा गया, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट।
अब देखो रियल अकाउंट की पहचान, रियल अकाउंट की पहचान क्या है? जिन्हें हम देख सकें, छू सकें, महसूस कर सकें, वो सभी हमारे रियल अकाउंट होते हैं। जिन्हें हम देख सकें, छू सकें, उन्हें हम रियल अकाउंट कहते हैं। अब रियल अकाउंट को दो भागों में बांटा गया, टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट क्या है? जिन संपत्तियों को छुआ जा सके, जिन संपत्तियों को छुआ जा सके वो टेंजिबल रियल अकाउंट होती है, मूर्त खाते। एक होता है इनटेंजिबल खाते, अमूर्त खाते। जिन संपत्तियों को छुआ ना जा सके, जिन संपत्तियों को छुआ ना जा सके उन्हें हम इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स इत्यादि, ये सभी हमारे क्या होते हैं? इनटेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। उसके बाद आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद जो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है? लाभ हानि तथा आय व्यय से संबंध रखने वाले खाते नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। लाभ हानि या आय व्यय, लाभ हानि या आय व्यय से संबंधित रखने वाले खाते नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। अब बात करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है हमारा? पाने वाला व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी, निगम, बैंक, ट्रस्ट, क्लब आदि, पाने वाला व्यक्ति, चाहे वो पाने वाला व्यक्ति है, चाहे कोई संस्था है, चाहे कोई फर्म है, चाहे कोई बैंक है, चाहे कोई क्लब है, चाहे कोई ट्रस्ट है, ये सारी चीजें जो पा रहे हैं, पाने वाला व्यक्ति, वो सभी हमारा क्या होगा? डीआर कहलाते हैं। वो सभी डीआर पक्ष में आते हैं, डीआर कहलाते हैं, डेबिटर्स कहलाते हैं। और देने वाला, अगर फर्म किसी से कुछ पा रही है तो फर्म के अंदर आने वाला, फर्म के अंदर पाने वाला व्यक्ति वो क्या है? हमारा डीआर है। और फर्म से देने वाला, फर्म से जाने वाला, फर्म से देने वाला, सॉरी, फर्म को देने वाला, वो क्या कहलाता है? सीआर। फर्म को देने वाला सीआर कहलाता है। दूसरा आता है रूल्स फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या है? जो वस्तु व्यापार में आए, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डीआर करो। जो वस्तु व्यापार के अंदर आए उसको डीआर करो, और जो वस्तु व्यापार से जाए, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे सीआर करो। ठीक है ना? तीसरा है आपका रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या है? समस्त खर्चे तथा हानि, जितने भी खर्चे होते हैं और जो भी हानि होती है वो सभी हमारी फर्म के लिए क्या होता है? डीआर। वो सभी क्या होते हैं फर्म के लिए? डीआर। और समस्त आय तथा लाभ, समस्त आय तथा लाभ, ये सभी हमारी फर्म के लिए क्या होते हैं? सीआर। ठीक है ना? आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं क्लास समझ में आ रहा होगा, आपके अच्छा लग रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास को शेयर करें ताकि कि सभी आपसे और भी लोग जुड़ने वाले अपनी क्लास को जोड़े, ठीक है ना, वो भी देख सकें और भी लोग सीख सकें। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जनरल एंट्रीज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जनरल एंट्रीज के बारे में। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। जय हिंद, जय भारत। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH19 फॉर मथुरा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9627037143। जय हिंद, जय भारत।